बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों और स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टीशियोमेट्री के बारे में। स्टीशियोमेट्री क्या है? स्टीशियोमेट्री बेसिकली दो वर्ड का कम्बिनेशन है। ये जो स्टीशियो है इसका मीनिंग है एलिमेंट और मेट्री मैंने क्या है मेजर करना। बेसिकली हम करते क्या है, जो एलिमेंट है उसकी मकदार को मेजर करते हैं, या किसी भी सब्सटेंस की जो मकदार है रिएक्शन में वो हम मालूम करते हैं। फर्ज करें हमारे पास कोई भी रिएक्शन है जिसके ये रिएक्टेंट के दो सब्सटेंस हैं, ये आपस में रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट। तो इसमें बेसिकली ये देखा जाए, ये रिएक्टेंट के सब्सटेंस आपस में मिले हैं और क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट। अगर हमें ये पता है कि ये जो ए है सब्सटेंस, इसकी मकदार कितनी है, तो इसकी मकदार का इस्तेमाल करके हम इसकी मकदार मालूम कर सकते हैं, या इन दोनों की मकदार का इस्तेमाल करके हम इसकी मकदार मालूम कर सकते हैं। या अगर हमारे पास इसकी मकदार आ गई है तो हम ये मालूम कर सकते हैं कि इसकी मकदार कितनी इस्तेमाल हुई है या इसकी मकदार कितनी इस्तेमाल हुई है। यानी कि बेसिकली हमने एक तल्लक जोड़ा है, ये एक रिलेशन है किनके दरमियान, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान। तल्लक किस चीज़ का है, क्वांटिटेटिव तल्लक है, मकदार का तल्लक है। किसका तल्लक है, मकदार का। यानी कि जो क्वांटिटेटिव स्टडी है वो क्या है, बेसिकली वो मोल है, उसमें आ जाते हैं, उसमें आ जाता है मास, और उसमें क्या आ जाता है, वॉल्यूम। कितना वॉल्यूम इनका इस्तेमाल हुआ है ये बनाने के लिए, या कितने इसके मोल इस्तेमाल हुए हैं ये बनाने के लिए, या कितना इसका मास ग्राम में इस्तेमाल हुआ है ये बनाने के लिए। तो ये बेसिकली क्या है, ये मकदार है। तो ये मकदार का तल्लक है किनके दरमियान, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान, और इसे हम क्या नाम देंगे, स्टीशियोमेट्री का नाम देंगे। बेसिकली स्टीशियोमेट्री एक ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम मकदार स्टडी करते हैं किनके दरमियान, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान, यानी कि इनको हम स्टडी करते हैं। तो अगर हमने इसकी कैलकुलेशन करनी है मैथमेटिकली तरीके से, तो आप लोगों ने 4 पॉइंट अपने माइंड में रखने हैं। जो पहला जो पॉइंट है उसमें ये होना चाहिए कि जो रिएक्टेंट है ये सारे का सारा मुकम्मल तौर पर कन्वर्ट हो जाना चाहिए किसमें, प्रोडक्ट में। पहला ये पॉइंट याद रखना आप लोगों ने कि रिएक्टेंट जो है ये सारे का सारा इसमें तब्दील हो जाना चाहिए प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट की मकदार पीछे नहीं बचनी चाहिए। अगर रिएक्टेंट की मकदार पीछे बच गई है तो इसकी स्टीशियोमेट्री कैलकुलेशन करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, बल्कि हम नहीं कर सकेंगे। यानी कि अगर ये फर्ज करें रिएक्टेंट 100 ग्राम है तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो भी कितना आना चाहिए, 100 ग्राम। तो तब हम इसकी स्टीशियोमेट्री का कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर ये आया है 98 ग्राम, 2 ग्राम पीछे आ गया है, तो हम इसकी स्टीशियोमेट्री कैलकुलेशन नहीं कर सकते। ये जो क्रॉस है इसका क्या मतलब है कि इसकी हम नहीं कर सकते। तो एक ये पॉइंट है कि रिएक्टेंट को मुकम्मल तौर पर कन्वर्ट होना चाहिए किसमें, प्रोडक्ट में। और दूसरा इसमें जो पॉइंट है वो कौन सा है कि कोई साइड रिएक्शन इसमें नहीं बनना चाहिए, साइड प्रोडक्ट। जिस तरह ये रिएक्टेंट है, इसके सब्सटेंस जब मिलेंगे तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट। तो जो हमें चाहिए बस वो बनना चाहिए। जो एक्स्ट्रा चीज़ है, जो फालतू चीज़ है उसकी हमें ज़रूरत नहीं। नो साइड प्रोडक्ट, ये नहीं होना चाहिए। अगर ये होगी, अगर साइड प्रोडक्ट होगा तो हमारे लिए कैलकुलेशन करना मुश्किल हो जाएगा। कर तो लेंगे लेकिन थोड़ा सा क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो हमारी जो टारगेट है वो क्या है, प्रोडक्ट है। तो अगर ये बन गया है तो जो प्रोडक्ट है इसकी मकदार क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसकी परसेंटेज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जिस तरह ये रिएक्टेंट है CH4, जब ये मिलेगा ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। अगर हमारा ये रिक्वायरमेंट है, हमारा ये चाहते हैं कि ये वाला आए, तो ये तो फजूल है फिर। तो ये क्या होगा, ये साइड प्रोडक्ट होगा, ये क्या होगा, साइड प्रोडक्ट।
अगर हमारी ये डिमांड है, ये नहीं है, तो फिर ये क्या होगा, साइड प्रोडक्ट होगा। अगर साइड प्रोडक्ट बन गया है तो जो हमारी डिमांड होगी जितनी भी होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उसकी मकदार हमें उतनी नहीं मिलेगी, उसकी जो परसेंटेज है वो हमारे पास कम आएगी। यानी कि कैलकुलेशन करने से पहले आप लोगों ने 4 पॉइंट याद रखने हैं, अभी तक मैंने आपको 2 बताए हैं कि रिएक्टेंट सारे का सारा कन्वर्ट हो जाना चाहिए प्रोडक्ट में, और साइड रिएक्शन नहीं बनना चाहिए। और तीसरा इसमें पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट ये है कि ये जो रिएक्शन है इसे होल्ड करना चाहिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि इसके ऊपर ये जो लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये अप्लाई होना चाहिए। यानी कि जितना मास प्रोडक्ट का है उतना ही मास आपके पास कितना आना चाहिए, सॉरी जितना मास रिएक्टेंट का है, ये क्या रिएक्टेंट है, उतना ही मास किसका आना चाहिए, प्रोडक्ट का। कर दें आप, इसका कर लें आप, अगर क्या नाम है मोलर मास 16, इसका 32 आ जाएगा, 16 और 32 कितना बनेगा, ये बन गया 32 और 10 42 और 6 48, टोटल कितना आ गया 48 आ गया, ठीक है। अगर इसका निकालना है मोलर मास, इसका आ गया कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का आ गया 32, और कितना आया ये, सॉरी इसमें एक मसला है, इसमें मसला ये आया है, अब देखो अगर हम इसे बैलेंस करेंगे इस तरह तो हमारे पास जो मास है वो इक्वल नहीं आएगा, मास इक्वल नहीं आएगा, इसके ऊपर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये जो लॉ है इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा। उसकी क्या वजह है, क्योंकि मैंने इसे बैलेंस नहीं किया है, मैंने इसे बैलेंस नहीं किया। मसावात को बैलेंस भी करना है, ये भी बात याद रखनी है। अगर मसावात को बैलेंस नहीं करोगे तो इसकी स्टिशियोमेट्री कैलकुलेशन नहीं होगी, यानी कि एलिमेंट की जो मकदार है, जो मोल में मकदार है, जो मास में मकदार है, जो वॉल्यूम में मकदार है, वो हम मालूम नहीं कर सकेंगे, या कितना हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट आया है ये भी हम मालूम नहीं कर सकेंगे, हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, बल्कि नहीं कर सकेंगे अगर हमने मसावात को बैलेंस नहीं किया। तो मसावात को बैलेंस करना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमने क्या करनी है, स्टिशियोमेट्री कैलकुलेशन करनी है, तो मसावात को क्या करना है, बैलेंस करना है। तो मसावात को बैलेंस करना है, तो बैलेंस के बाद 2 लॉ अप्लाई होंगे। कितने लॉ अप्लाई होने चाहिए इसके ऊपर, 2। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जितना रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही किसका मास आना चाहिए, प्रोडक्ट का। और आखिरी जो लॉ है, जो चौथा जो पॉइंट है, लास्ट वाला जो पॉइंट है, वो कौन सा इसके ऊपर अप्लाई होना चाहिए, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शनल, यानी कि जो दूसरा लॉ है वो इसके ऊपर कौन सा अप्लाई होना चाहिए, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शनल, यानी कि जो एटमों की रेशियो है किसी भी मॉलिक्यूल की, यानी कि जो सब्सटेंस हमने इस्तेमाल किए हैं उनकी जो रेशियो है वो क्या होनी चाहिए, फिक्स, वो क्या होनी चाहिए, फिक्स। अगर रेशियो में तब्दीली आएगी तब भी हम इसकी स्टिशियोमेट्री कैलकुलेशन नहीं कर सकते। जब भी आप लोगों ने स्टिशियोमेट्री कैलकुलेशन करनी है तो 4 पॉइंट अपने माइंड में रखने हैं। पहला पॉइंट कौन सा है कि जितना भी रिएक्टेंट है वो सारे का सारा कन्वर्ट होना चाहिए किसमें, प्रोडक्ट में। दूसरा पॉइंट कौन सा है, दूसरा पॉइंट ये है कि वो जो मसावात है उसे क्या करना है, बैलेंस करना है आप लोगों ने। तीसरा, उसके ऊपर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ये होल्ड होना चाहिए। और जो चौथा जो पॉइंट है लास्ट वाला, वो कौन सा है, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शनल, वो इसके ऊपर अप्लाई होना चाहिए। अगर 4 पॉइंट में एक भी पॉइंट आपका सही नहीं है, या कहीं मसला है, या सही तरह अप्लाई नहीं किया, या छोड़ दिया है, तो आप लोग उसकी स्टिशियोमेट्री कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो मज़ीद आपको समझ आएगी इसकी जब मैं आगे करूँगा, यानी कि हम अब करेंगे इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन। अब हम क्या करेंगे, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे। मोल मोल स्टिशियोमेट्री कैलकुलेशन। पहले क्या है, मोल मोल स्टिशियोमेट्री कैलकुलेशन। कैलकुलेशन या मैथमेटिकली कैलकुलेशन।
इसमें क्या है, इसमें मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। इससे यानी कि मोल मोल कैलकुलेशन करने से पहले मैं आपको एक मिसाल के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। हमने बनाना है एक सैंडविच। क्या बनाना है हमने? एक सैंडविच। इसे बनाने के लिए आप लोग जानते होंगे हमारे पास दो ब्रेड होने चाहिए। कितने होने चाहिए? दो ब्रेड। और एक क्या होना चाहिए? स्लाइस। क्या होना चाहिए? स्लाइस क्या है? चीज। ये आपके पास एक होना चाहिए और ब्रेड दो। तो जब ये मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? एक सैंडविच बनाएंगे। अगर हम 20 ब्रेड का इस्तेमाल करेंगे तो चीज कितने इस्तेमाल होंगे? ये वाले। अगर हमारे पास इनकी तादाद कितनी होगी, इनकी मकदार कितनी होगी? 20 होगी। तो ये वाले हम कितने इस्तेमाल करेंगे सैंडविच बनाने के लिए? तो इसे हम क्या नाम देंगे? स्टीशियोमेट्री का नाम देंगे कि एक का इस्तेमाल करके दूसरे की मकदार हमने क्या करनी है? मालूम करनी है। तो इसका जो फार्मूला होगा वो इस तरह होगा, चीज स्लाइस ये हमें मालूम करनी है, इज इक्वल टू, ये बराबर आ जाएगा 20 ब्रेड। अगर हम कितने ब्रेड इस्तेमाल करेंगे? 20 मल्टीप्लाई बाई, यानी कि इसे ज़रब देते हैं आप किसके साथ? अगर हम दो ब्रेड का इस्तेमाल करेंगे और एक चीज का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम इसका इस्तेमाल किया था ना, दो ब्रेड और एक चीज का, तो ये हमारे पास एक सैंडविच आया था। और अगर हम 20 ब्रेड का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास स्लाइस कितने आएंगे? इसे करें आप डिवाइड, ये देखें ये डिवाइड हो जाएगा, ऊपर क्या आ गया? 10 आ गया। ये ब्रेड इसके साथ कैंसिल, ये 10 बच गया और पीछे क्या बच गया? चीज। यानी कि हमारे पास चीज कितनी आई है? 10। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ब्रेड 20 इस्तेमाल करेंगे, यानी कि अगर इनकी तादाद 20 होगी, तो स्लाइस यानी कि जो चीज़ है इनकी तादाद कितनी होगी? फिर 10। तो क्या बनेंगे? सैंडविच बनेंगे। इसी तरह हमारे पास यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, यानी कि अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या करवा दें? रिएक्शन करवा दें। क्या करवा दें? रिएक्शन। तो क्या बनेगा? वाटर बनेगा। अब ये वाला जो मसावात है ये क्या है? अनबैलेंस है। अनबैलेंस। इसे क्या करना? सबसे पहले बैलेंस करना है। तो करो बैलेंस इसे, यानी सबसे पहले आप लोग तो इसे जब बैलेंस करेंगे तो इधर देखो हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2। यहाँ पे कितने? 2। ये बराबर है। ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने हैं? 2। यहाँ पे 1 है। कर दो बैलेंस। ऑक्सीजन के भी कितने हो गए? 2 हो गए हैं, लेकिन हाइड्रोजन के 4 हो गए हैं। तो इधर भी 2 लगा दो पीछे, तो ये भी 4 है। तो अब ये मसावात क्या होगी? बैलेंस हो गई है। अब इसके ऊपर लॉ ऑफ कंजर्वेशन अप्लाई होगा। देखो अब यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना मास है? टोटल मास निकालें आप लोग। एक अगर हाइड्रोजन की बात करें एटम की, उसका एक मास है। अगर 2 है तो 2 होगा, और 2 और ये वाला 2 जब मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बन जाएगा? 4 बन जाएगा। और इधर कितना मास आएगा? 32। तो टोटल कितना आएगा? 36। वाटर का अगर एक मालिक्यूल है उसका मास कितना है? 18 है। तो बाहर क्या है? 2 है। तो जब आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 36 आ जाएगा। तो जितना मास रिएक्टेंट का है, ये रिएक्टेंट है, उतना ही मास किसका होगा? प्रोडक्ट का होगा। तो अगर ये बराबर आ गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रिएक्टेंट हमने इस्तेमाल किया है, या जितनी मकदार हमने रिएक्टेंट की इस्तेमाल की है वो सारी की सारी किसमें कन्वर्ट हो गई है? प्रोडक्ट में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके ऊपर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड हो रहा है, और रिएक्टेंट की मकदार सारी की सारी मकदार किसमें कन्वर्ट हो रही है? प्रोडक्ट में। और जो लॉ ये दूसरा लॉ है वो इसके ऊपर कौन सा अप्लाई करना है आप लोगों ने? लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शनल। अब देखो इसमें हाइड्रोजन की जो तनासब है फिक्स है, ऑक्सीजन की जो रेशो है एटमों की वो भी क्या है? फिक्स है। वाटर में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशो है एटमों की वो 2:1 है। 2:1 है।
इसका मतलब ये हुआ कि वाटर अगर आपके पास लिक्विड की शक्ल में आया है, या गैस की शक्ल में आया है, या की शक्ल में आया है ठोस की शक्ल में, तो उसमें एटम की रेशियो क्या होगी, फिक्स होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शनल अप्लाई हो रहा है, यानी कि चार जो पॉइंट थे बेसिकली वो इसके ऊपर अप्लाई हो रहे हैं। तो इसकी हम क्या कर सकते हैं, फिर स्टिशियोमेट्री कैलकुलेशन हम इसकी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी मोल मोल स्टिशियोमेट्री कैलकुलेशन करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो जहां मैंने मसावात को बैलेंस किया, मैंने क्या किया, मसावात को बैलेंस किया, बैलेंस रूल करना मसावात को। अगर बैलेंस नहीं करोगे तो कैलकुलेशन नहीं होगी। अब देखो हाइड्रोजन के कितने मोल इस्तेमाल हुए हैं, 2। हाइड्रोजन के यहाँ कितने मोल है, 2 मोल है हाइड्रोजन के। ऑक्सीजन का यहाँ पे कितने मोल है, 1 मोल है, इसका इस्तेमाल हुआ है क्या बनाने के लिए, वाटर के 2 मोल बनाने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हाइड्रोजन के 2 मोल होंगे तो वो 1 मोल जो होगा ऑक्सीजन का उसके साथ रिएक्ट करके वाटर के 2 मोल बनाएंगे। और अगर हम वाटर के सॉरी हाइड्रोजन के कितने मोल कर दें, 6 कर दें, तो ऑक्सीजन के कितने मोल इस्तेमाल होंगे, वाटर के 3 मोल बनाने के लिए, सॉरी वाटर के कितने मोल बनाने के लिए, वाटर के 6 मोल बनाने के लिए। अब ये तल्लक आ गया, ये देखिए मोल मोल के दरमियान। तो ये जो तल्लक है, मुझे मकदार है, यहाँ तादाद है ये, ठीक है। इनके दरमियान जो तल्लक है उसे हम क्या नाम देंगे, स्टिशियोमेट्री। और ये जो तल्लक है ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान में है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सब्सटेंस के दरमियान में है। तो अगर हम इसके 6 मोल इस्तेमाल करेंगे तो इसके 6 मोल बनाने के लिए ऑक्सीजन के कितने मोल इस्तेमाल होंगे, तो इसकी जो तादाद है वो हमने मालूम कर दी है, इसके मोल हमने मालूम कर दिए हैं ऑक्सीजन के। तो वही फार्मूला मोल ऑक्सीजन जिसके मालूम कर दें वो पहले आ जाएगा, इज इक्वल टू, ये बराबर आ जाएगा 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 6 मोल ऑफ H2 मल्टीप्लाई बाई 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी ऊपर आ जाएगा क्या, 1 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन बटे में क्या आ जाएगा, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, ये फार्मूला है। तो ये देखो ये नीचे क्या है, मोल ऑफ हाइड्रोजन, इधर क्या है, मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 भी इसके साथ डिवाइड होगा तो ये ऊपर 3 इनके बचेगा। तो 3 1 के साथ क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा, मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन के कितने मोल इस्तेमाल होंगे, 3। अगर हमारे पास हाइड्रोजन के 6 मोल होंगे तो ऑक्सीजन के कितने मोल इस्तेमाल करेंगे, 3, तो तब जाकर 6 मोल वाटर के बनेंगे। तो ये जो कैलकुलेशन है ये कौन सी है, मोल मोल स्टिशियोमेट्री कैलकुलेशन। कौन सी, ये मोल मोल स्टिशियोमेट्री कैलकुलेशन है। तो इसी तरह अगर हमने कैलकुलेशन करनी है मोल मास, क्या करनी है, मोल मास अगर आप लोगों ने या हम लोगों ने कैलकुलेशन करनी है, मोल मास पहले हमने की थी मोल मोल, अब हम क्या करेंगे, मोल मास। तो एक न्यूमेरिकल है उसे हम देखते हैं, ये नोट कर लें आप लोग भी, डिटरमाइन द मास ऑफ सोडियम क्लोराइड, द मास ऑफ सोडियम क्लोराइड किसमें, ग्राम में, ये प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि ये क्या है, प्रोडक्ट है। ये कैसे बन रहा है,
when 1.25 mole of क्लोरीन गैस ये इस्तेमाल होंगे, ये रिएक्ट करेंगे इसके साथ सोडियम के साथ। क्वेश्चन क्या है, न्यूमेरिकल क्या है कि अगर 1.25 मोल क्लोरीन के मिलेंगे किसके साथ, सोडियम के साथ, तो कितनी मकदार ग्रामों में हमारे पास सोडियम क्लोराइड की आएगी। यानी कि इसका जो रिएक्शन है इस तरह बनेगा, ये क्या है, क्लोरीन है प्लस सोडियम, क्या बनेगा, NaCl। इसे सबसे पहले क्या करना है, बैलेंस करना है, करो बैलेंस। ये 1 मोल, अब देखो ना यहाँ पे क्लोरीन कितने, 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इधर पीछे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, नीचे नहीं लगाना पीछे लगाना है। तो अब सोडियम के कितने यहाँ एटम बन गए, 2, यहाँ पे तो 1 है, तो इधर भी क्या लगा दो, 2 लगा दो। क्या किया मैंने, बैलेंस किया, ठीक है। यानी कि कैलकुलेशन करने से पहले क्या करनी है, बैलेंस। सबसे पहले मसवात को क्या करना है, बैलेंस करना है, वो मैंने कर दिया। तो अब देखो, अगर यानी कि मैंने इसे बैलेंस किया है, अब बैलेंस मसवात मुझे क्या बता रही है कि क्लोरीन का जो 1 मोल है, 1 मोल किसका, 1 मोल क्लोरीन का, ये क्या बना रहा है, 2 मोल NaCl बना रहा है, ठीक है। ये मुझे बैलेंस मसवात बता रही है। तो देखते हैं ये कितने मोल हमारे पास आएंगे। अब देखो इसकी मैंने मकदार मालूम कर ली है ग्रामों में, लेकिन इसके मेरे पास मोल है, क्लोरीन की मेरे पास क्या है, मोल है, लेकिन इसकी मैंने मकदार मालूम कर ली ग्रामों में। अगर इसके मेरे पास मोल है जो गिवन है ये वाले 1.25, तो इसकी जो मकदार है वो भी मुझे सबसे पहले किसमें मालूम करनी पड़ेगी, मोल में। यानी कि मुझे सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि मेरे पास इसके कितने मोल आएंगे। अगर मैं इसके 1.25 मोल का इस्तेमाल करूंगा तो मेरे पास जो प्रोडक्ट है यानी कि ये जो NaCl है इसके कितने मोल आएंगे, कितने मोल आएंगे, तो ये देखने हैं। तो इसका जो फार्मूला है वो कुछ इस तरह है, सॉरी, इसका जो फार्मूला है 1.25 मोल किसके मोल, क्लोरीन की, मल्टीप्लाई बाई 2 मोल ऑफ NaCl। शुरू में कितने बने थे, 2 मोल, 2 मोल ऑफ NaCl। ये कहाँ बनेंगे, अगर हमारे पास क्लोरीन का 1 मोल होगा, 1 मोल ऑफ क्लोरीन। तो देखो ये भी क्लोरीन के मोल है, ये भी क्लोरीन के मोल है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, करें शाबाश मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या आएगा 2.50 और साथ में क्या आ जाएगा मोल ऑफ, ये जो मोल है मोल ऑफ NaCl, ये आ जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि अगर हम क्लोरीन के इतने मोल इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड के इतने मोल आ जाएंगे, यानी कि 2.50 मोल आ जाएंगे। लेकिन हमने तो इसकी मकदार किसमें मालूम करनी है, ग्रामों में, लेकिन हमने सबसे पहले किसमें ली है, मोल में। क्यों ली है, क्योंकि इसकी जो मकदार है वो किसमें थी, मोल में थी। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो मकदार है जो मोल में है इसे हम ग्रामों में तब्दील करेंगे। तो कैसे करेंगे, कितने मोल हमारे पास आए हैं सोडियम क्लोराइड के, 2.50 मोल ऑफ NaCl ये आए हैं, मल्टीप्लाई बाई, अगर हमारे पास 1 मोल है, 1 मोल NaCl का, तो इसका मोलर मास क्या होगा, NaCl का इसका मोलर मास होगा 58.44 ग्रामों में होगा, ठीक है, किसमें होगा, ग्रामों में। अगर ये 1 मोल है तो इसका मोलर मास क्या होगा 58, इसका मोलर मास NaCl का
58.44 किसमें होगा, ग्रामों में होगा। तो इसे हल करें आप लोग। अब देखो ये भी मोल है NaCl के, ये भी मोल किसके हैं, NaCl के। ये कैंसिल हो, पीछे ये बचा और ये वाला, इन इसको और इसको क्या करो, मल्टीप्लाई करो इसके साथ। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 146 ग्राम, क्योंकि पीछे ये बचा ग्राम किसके, ऑफ NaCl। ये क्या हुए हैं, प्रोड्यूस हुए हैं, कितना, कितने मोल कंज्यूम करके, टू कंज्यूम यानी खर्च करके 1.25 मोल ऑफ Cl2, यानी कि हमारे पास की जो मकदार आई है वो कितनी आई है ग्रामों में, वो आई है 146 ग्राम। इतनी हमारे पास की मकदार आई है, इसके कितने मोल इस्तेमाल करके, 1.25 मोल। तो इसका क्या मतलब हुआ है कि हमने इसकी कैलकुलेशन की है, स्टोइचियोमेट्री की कैलकुलेशन है, ये मोल मास, यानी कि ये क्या मास है, क्योंकि ये ग्रामों में हमने लिया है, ये मोल मास स्टोइचियोमेट्री कैलकुलेशन है। अगर हम मास स्टोइचियोमेट्री कैलकुलेशन की बात करें, अब देखो ना कैलकुलेशन जब की मैंने, इसमें चारों पॉइंट अप्लाई हो रहे हैं, ये बात याद रखनी आप लोगों ने। अब हम क्या करने जा रहे हैं, मास स्टोइचियोमेट्री कैलकुलेशन। ये जो स्टोइचियोमेट्री वाला जो टॉपिक है, इसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन और मरूजी आ जाएगी। इसमें आपको स्टोइचियोमेट्री की डेफिनेशन आ सकती है, इसके अलावा इसमें आप लोगों को ये जो मतलब स्टोइचियोमेट्री कैलकुलेशन के जो 2 पॉइंट हैं वो आ सकते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन इसमें अप्लाई होगी। ऑल द रिएक्टेंट आर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, नो साइड रिएक्शन अकर, ये 2 पॉइंट हैं। एक ये भी क्वेश्चन आ सकता है इसके बारे में, और एक क्वेश्चन इसमें आ सकता है कि इसमें कौन से 2 लॉ अप्लाई हो सकते हैं या होने चाहिए। कौन से 2 लॉ हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और दूसरा लॉ कौन सा है, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शनल। यानी कि इसमें 3 क्वेश्चन आ सकते हैं और आगे रिलेशन भी आ सकता है। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, मास स्टोइचियोमेट्री कैलकुलेशन। हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, यू हैव 30 ग्राम, साथ साथ में नोट भी करना आप लोगों ने, यू हैव 30 ग्राम यानी कि 30 ग्राम CH4 यानी कि ये जो CH4 है ये मीथेन है, ये एज ए फ्लूइड के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसकी अगर हम कितनी मकदार लें, 30 ग्राम अगर हम इसकी मकदार लें, डेट यू जब आप इसे बर्न करोगे, फ्यूल है तो बर्न करना है किसकी मौजूदगी में, ऑक्सीजन की मौजूदगी में, किसकी मौजूदगी में, ऑक्सीजन की। तो जब ये बर्न होगा तो क्या बनेगा, वाटर, कितना वाटर बनेगा, हाउ मैनी ग्राम ऑफ वाटर प्रोड्यूस। अब देखो ना हमारे पास CH4 है, जब ये ऑक्सीजन के साथ बर्न होगी तो क्या बनेगा, वाटर। अगर इसकी मकदार हम कितनी लेंगे, 30 ग्राम, ये किसमें, मास में है, तो इसकी मकदार कितनी हमारे पास आएगी, कितने ग्रामों में। तो ये कैलकुलेशन कौन सी होगी, मास। तो सबसे पहले क्या करना है, बताओ क्या करना है, बैलेंस करना है सवाल को। क्या करना है, बैलेंस करें आप इसे। बैलेंस मैं ऐसे कर देता हूँ, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो साथ में क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। जब फ्यूल बर्न होगा ऑक्सीजन की मौजूदगी में तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। तो इसके साथ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये मसला क्या हो गई है, बैलेंस हो गई।
तो इसमें साइड प्रोडक्ट बना है, हमारी डिमांड वाटर थी, लेकिन इसमें क्या बना है, साइड प्रोडक्ट। तो हमारे लिए जो कैलकुलेशन हो जाएगी थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, और इसकी जो मकदार आएगी हमारे पास वो भी कम आएगी इसके बनने की वजह से। तो करें इसे हल आप लोग। अगर हमारे पास, अब देखना जब इसे बैलेंस किया है, अगर हमारे पास ये 1 मोल है, 1 मोल, तो हमारे पास वाटर कितना मोल आएगा, 2 मोल। अगर ये 1 मोल है तो वाटर हमारे पास कितने मोल बनेगा, 2 मोल बनेगा। इसकी मकदार हमने कितनी ली है, 30 ग्राम ली है, 30 ग्राम, 30 ग्राम CH4, ये हमने इसकी मकदार ली है, ठीक है, ग्रामों में। मल्टीप्लाई करें आप 1 मोल CH4, अगर इसका 1 मोल होगा CH4 का, तो डिवाइड कर दो इसी के मोलर मास के साथ, जो कि 16 ग्राम है। अब ये जी इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये 16 क्या है, मोलर मास है CH4 का, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब 16 इसका डिवाइड होगा यानी कि 30 के साथ, जब इसे हल करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 1.87 और 5 आ जाएगा। ये क्या आ गया, मोल आ गया, मोल किसके, ये हमारे पास मोल आए हैं CH4 के, ये पीछे बचा ना, ये डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद हमारे पास पीछे का बचेगा, ये मोल बच जाएंगे किसके, CH4 के। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके हम कितने मोल इस्तेमाल कर रहे हैं, इतने मोल इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ जो 30 ग्राम है, 30 ग्राम CH4 है, उसमें कितने मोल होंगे, इतने मोल होंगे। सबसे पहले हम इसके क्या निकालें, मोल, क्या निकाले हैं, मोल। ग्राम निकालने से पहले, इसका मास ग्रामों में लेने से पहले सबसे पहले हम इसके क्या निकालेंगे, मोल। अब देखो ना, इसका हमारे पास मास था ग्रामों में 30 ग्राम है, लेकिन हमने क्या किया, ग्रामों को सबसे पहले मोल में तब्दील किया। ये बात याद रखनी है, सबसे पहले क्या करना है, ग्रामों को मोल में तब्दील करना है, यानी कि सबसे पहले मोल लेने आप लोगों ने, इधर भी मोल होने चाहिए, इधर भी क्या होना चाहिए, मोल। अगर मोल आ गए हैं तो बाद में इसे क्या करना है, ग्रामों में तब्दील कर देना है। तो कितने आपका मोल आए हैं, इतने, यानी कि 1.875, ये क्या है, मोल किसके, CH4 की। मल्टीप्लाई करो 2 मोल ऑफ वाटर, अगर 2 मोल बनेंगे वाटर के, ये बनने के लिए कितने मोल चाहिए आपको, 1 मोल ऑफ CH4, 1 मोल ऑफ CH4 चाहिए आपको। 2 मोल बनाने के लिए इसके 1 मोल चाहिए, ठीक है। तो इसे हल करें आप, ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसे ये आ गया, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा आंसर, आंसर आएगा 3.7 मोल ऑफ वाटर आ जाएगा, मोल ऑफ वाटर। ये पीछे बचा ना, इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ये आ गया, पीछे क्या बचा, मोल ऑफ वाटर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इतने मोल इस्तेमाल करेंगे किसके, CH4 के, कितने मोल इस्तेमाल करेंगे, अगर हम मोल कितने लेंगे इसके, 1.87, अगर हम इतने मोल लेंगे CH4 के, तो वाटर के कितने मोल बनेंगे, 3.7 मोल, ठीक है। लेकिन हमने वाटर किसमें लेना है, ग्रामों में, तो मोल को ग्रामों में तब्दील करना है आप लोग। इस पे क्या है, कितने मोल आपके पास आए हैं, जो आए हैं वो पहले लिख देना आप लोगों ने।
जो भी चीज़ आपके पास आएगी उसे सबसे पहले लिखना है। मोल किसके ऑफ वाटर, मल्टीप्लाई करेंगे आप इसे किसके साथ, वन मोल ऑफ वाटर। अगर जिसका 1 मोल होगा, 1 मोल का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है, 18 ग्राम होता है। कितना होता है, 18 ग्राम। तो ये देखिए कैंसिल हो, पीछे ये बचा 3.75 और मल्टीप्लाई करो इसे 18 के साथ। इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आखिर में जो हमारे पास इसका आंसर आएगा वो आ जाएगा 67.5 ग्राम। किसका, ये मास आया वाटर का ऑफ H2O। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इतने मोल इस्तेमाल करेंगे CH4 के तो हमारे पास जो वाटर आएगा ग्रामों में वो कितना आएगा, 67.5 ग्राम आएगा। अगर इसके इतने मोल होंगे तो हमारे पास इतना मास आ जाएगा। तो ये तल्लक है मोल मास का, यानी कि जो रिलेशन है, ये क्वांटिटी है, ये मकदार है। और ये रिलेशन किसके दरमियान है, रिएक्टेंट के सब्सटेंस के दरमियान, यानी कि रिएक्टेंट के सब्सटेंस की मकदार के दरमियान, ये मकदार है, और प्रोडक्ट के सब्सटेंस की मकदार के दरमियान ये तल्लक है। ये मकदारें हैं, मास भी मकदार है और मोल भी क्या है, मकदार है। इसे हम क्या नाम देंगे, स्टिशियोमेट्री का नाम देंगे। तो ये मेरा लेक्चर है आज का। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। अगर किसी स्टूडेंट को किसी पॉइंट की ना समझ आए तो कमेंट कर दिया करें आप लोग। तो इसमें आपको वैसे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना, आपको इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और मरूजी आएगी। खुदा हाफ़िज़।